हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको बता रहा हूँ फिजिक्स के चैप्टर सेकेंड जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पिछले क्लास में बता चुके हैं। आज सेकेंड डे का क्लास है, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से जानना क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या, ये पिछले क्लास में बता चुके थे। प्रकाश का अपवर्तन में प्रकाश के माध्यम परिवर्तन के साथ किस प्रकार से प्रकाश की मूर्ति है, ये भी पिछले क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। आज जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम को जानेंगे, और साथ में आज जानना है प्रिज्म में किस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन होता है, विचलन किस तरह से होता है, और आयताकार सिल्ली में किस प्रकार से पार्श्विक विस्थापन होता है, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं और पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो आज है चैप्टर सेकेंड फिजिक्स के क्लास 10th के, ठीक है। और ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट चैप्टर जो था प्रकाश का परावर्तन था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, ये रिफ्रैक्शन है अर्थात प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन में सबसे पहले बता दिए थे पिछले क्लास में प्रकाश का अपवर्तन क्या है, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। जब प्रकाश की रे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने अक्ष से थोड़ा मुड़ जाती है, यानी प्रकाश किरणें लौटती नहीं है, इसमें परावर्तन में लौटती थी और अपवर्तन में क्या होता है, मुड़ जाती, मुड़ करके आगे बढ़ जाती है, इसलिए प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है और अपने अक्ष से थोड़ा मुड़ जाती है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आज जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो आज जानते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉ क्या है, वो जानते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। जैसे परावर्तन के दो नियम थे, ठीक उसी तरह से अपवर्तन के भी दो नियम हैं। तो अपवर्तन के दो नियम में सबसे पहले जानते हैं नंबर 1 में प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम को याद रखें, ठीक उसी तरह से बनाया गया है ये भी अपवर्तन का भी पहला नियम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश की आपतित किरण और वहां था परावर्तित किरण, यहां बोलेंगे अपवर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपतित किरण अपवर्तित किरण, यानी थोड़ा मुड़ने के बाद जो किरणें निकलती है उसको अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, डाला गया या खींचा गया विलंब बोल सकते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह से है, सिर्फ यहां परावर्तित किरण था, यहां अपवर्तित किरण आ रहा है। परावर्तन के नियम के जैसा ही फर्स्ट लॉ है, ठीक है। अब सेकेंड लॉ को जानते हैं, पहले जान ले अच्छी तरह से। ये जो परावर्तन के नियम थे, पहला नियम तो ये हो गया। अपवर्तन के जो दूसरे नियम है उसको स्नेल का नियम कहते हैं, अर्थात स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो स्नेल का नियम यदि लिखने के लिए कहा जाए तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को लिखेंगे। ये दूसरा नियम है, किसी विशेष वर्ण के लिए दो माध्यम के लिए ऐसा होता है, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण
वर्ण का तात्पर्य रंग से है, यानी रंग के लिए आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या का तात्पर्य है, ज्या का तात्पर्य है साइन से, ठीक है। आपतन कोण की ज्या, ज्या का तात्पर्य है साइन से, ठीक है। और अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन, साइन बोल सकते हैं यहां, ठीक है। का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। तो यह अनुपात हो गया नियतांक। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थात साइन आई, आई हो गया आपतन कोण, अपवर्तन कोण हो गया आर, बटे साइन आर बराबर एक नियतांक। यह है स्नेल का नियम, नोट में लिख देते हैं, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। तो ध्यान में रखना है, स्नेल का नियम जब लिखने के लिए कहा जाएगा तो इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। अब जानते हैं हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के क्या उपयोग है। तो हमारे दैनिक जीवन में, मतलब रोजमर्रा के जीवन में, प्रकाश के अपवर्तन का महत्व कह सकते हैं, उपयोग, इंपॉर्टेंस कह सकते हैं। तो जानते हैं हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन की कौन कौन सी घटनाएं होती है, जो हम लोग देख करके हमें लगता है आश्चर्य होता है, लेकिन ये अपवर्तन के कारण ऐसा हो रहा है। तो पहला जान ले, पहला स्थिति क्या है। यदि हम पानी में कोई सिक्का को रख देते हैं तो वह ऊपर उठा हुआ मालूम पड़ता है। तो उसके पहले जान लेते हैं ये सभी घटनाएं जो अभी लिख रहे हैं हमारे दैनिक जीवन में, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन से होते हैं। अब जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन से क्या क्या होते हैं, जरा उस पॉइंट को जानते हैं। तो पहली बात ये जानते हैं कि पानी में रखा हुआ सिक्का, ग्लास के पानी में रख सकते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। कुछ ऊपर उठा हुआ मालूम पड़ता है। मालूम पड़ता है यानी प्रतीत होता है। तो हम लोग को ऐसा एहसास होता है कि पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर आ गया है, पानी के तलहटी से ऊपर आ गया है। दूसरा पॉइंट ये जानेंगे, पानी में रखी हुई पेंसिल, पानी में आधी डूबी हुई पेंसिल,
आधी डूबी हुई पेंसिल या छड़ी मुड़ी हुई मालूम पड़ती है। प्रत्येक के विषय में विस्तार से समझेंगे, पहले पॉइंट को समझ ले अच्छी तरह से। तीसरी स्थिति ये जानना है, पानी से भरी हुई बाल्टी की तलहटी जो है, अर्थात कह सकते हैं उसके पेंदी, गहराई घटती हुई मालूम पड़ती है। घटती हुई मालूम पड़ती है, अर्थात पेंदी जो है थोड़ा उथली हुई मालूम पड़ेगी, ऊपर उठी हुई मालूम पड़ती है इसमें। चौथा और एक कंडीशन को जानेंगे, तो पानी में रखा हुआ जो छड़ है वो तो मुड़ा हुआ मालूम पड़ता ही है, और पानी में रखी हुई पेंसिल ही मुड़ी हुई मालूम पड़ती है, सिक्का भी ऊपर उठा मालूम पड़ता है। तो इन 3 पॉइंट को जान लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन की घटना को जानेंगे, प्रिज्म में कैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो नंबर 1 में क्या है, पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ मालूम पड़ता है, क्यों? तो इसको समझ लें। जब पानी में सिक्का को डालते, कोई गिलास लेंगे, गिलास में पानी डाल देंगे और उसके अंदर एक कॉइन डाल देते हैं, तो और ऊपर से जब देखते हैं हम, थोड़ा तिरछा एंगल से देखना पड़ेगा, ठीक है, सीधा नहीं देखना चाहिए, थोड़ा तिरछा एंगल, क्योंकि प्रकाश की किरणें सीधी होती है तो अपवर्तन की घटना नहीं होती है, ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं पिछले क्लास में। तो जब तिरछी किरणें पड़ती है तो माध्यम परिवर्तन के कारण क्या होता है, अपवर्तन की घटना होती है। तो हम लोग जब प्रकाश के द्वारा ही तो हम लोग देखते हैं सब चीजों को, तो जब सिक्के को देखते हैं तो सिक्के से जो टकरा करके प्रकाश की किरणें वापस लौटती है हमारे आंखों तक, तो वे किरणें पहले द्रव से आती है, यानी पानी द्रव है, द्रव से हवा में आती है, तो माध्यम परिवर्तन हो रहा है, सघन माध्यम है द्रव और हवा है विरल माध्यम। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश किरण आती है तो अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है। विरल से सघन में आने पर क्या था, अभिलंब की ओर मुड़ती है, लेकिन यह सघन से विरल में आने पर अभिलंब से दूर हट जाती है। इसके कारण क्या होता है, सिक्का का एक आभासी प्रतिबिंब सिक्का से ऊपर में बनता है, जिसे हम लोग अच्छी तरह से उसी प्रतिबिंब को देख करके हम लोग सिक्का समझ बैठते हैं, वास्तव में वो सिक्का नहीं होता है, उसका प्रतिबिंब पानी के अंदर दिखता है। तो पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ मालूम पड़ता है, ये पानी में रखे हुए सिक्के का आभासी प्रतिबिंब देखने के कारण हम लोग प्रतिबिंब देखते हैं, वो प्रतिबिंब ऊपर बनता है, इसलिए सिक्का ऊपर उठा मालूम पड़ता है। यही घटना होती है जब कोई जल में तैरती हुई मछलियों को तालाब में या किसी नदी में देखते हैं, स्वच्छ जल हो जहां, वहां जब देखते हैं तैरने वाली मछलियों को और हाथों से पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो हम जहां हाथ डालेंगे वहां मछलियां नहीं होगी, क्योंकि हम लोग जो देखते हैं तैर रही मछलियों का आभासी प्रतिबिंब को देखते हैं। परिणाम ये होता है, हम लोग प्रतिबिंब को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मछलियां तो उससे नीचे होती है, इसलिए थोड़ा अलग स्थान पर जो मछली के पकड़ने वाले होते हैं ना, मछुआरे, फिशरमैन सब, वो सब थोड़ा अलग स्थान पर हाथ को डाल करके मछलियां पकड़ लेते हैं हाथों से भी, ठीक है। ये घटना भी इसी प्रकार की घटना है। नेक्स्ट लेते हैं सेकंड, पानी में आधी डूबी हुई पेंसिल, पूरी डूबी हुई पेंसिल नहीं लेना है, आधी डूबी हुई यानी तिरछी रखी पेंसिल होना चाहिए। आधी डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई मालूम पड़ती है, क्यों? अब इसको जानते हैं। जब पानी में पेंसिल को डाल देते हैं, तिरछा करके रख देते हैं, पेंसिल तो रखेंगे जब भी पानी में, तो ग्लास के सहारे पेंसिल खड़ी होगी, तो वह क्या होती है, प्रकाश हवा से
आधे से हवा में होता है और आधा जल में। तो इसमें माध्यम परिवर्तन होता है, जिसके कारण जल में डूबे हुए भाग जो होते हैं उसका आभासी प्रतिबिंब थोड़ा हट के बनता है, इसलिए पेंसिल मुड़ी मालूम पड़ती है। ठीक इसी तरह से यदि किसी नदी तालाब में यदि हम कोई खंभा डाल देते हैं या कोई छड़ी को डाल देते हैं गार, तो आधा हिस्सा बाहर रहता है और आधा जल के अंदर, तो जल के अंदर वाला हिस्सा मुड़ा हुआ मालूम पड़ता है। यूवी प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण होता है। नेक्स्ट को लेते हैं, पानी से भरी बाल्टी की गहराई घटती हुई मालूम पड़ती है, क्यों? जब एक जल से भरी बाल्टी को लेते हैं और उसको देखते हैं, ऊपर से हम लोग देखते हैं हवा से, तो हवा से प्रकाश किरणें बाल्टी के जल में प्रवेश करती है, तो माध्यम परिवर्तन होता है और पुनः वही प्रकाश किरणें हमारे आंखों तक लौट के आती है। तो द्रव से जब हवा में आती है प्रकाश किरणें, तो क्या होता है, माध्यम परिवर्तन होने के कारण विरल माध्यम में आने के कारण सघन से विरल माध्यम में आती है, जिसके कारण आभासी प्रतिबिंब तलहटी का, बाल्टी के पेंदी का आभासी प्रतिबिंब थोड़ा ऊपर उठ के बनता है, इसलिए उसकी गहराई कम मालूम पड़ती है, यानी तलहटी उसकी ऊपर उठी मालूम पड़ती है। यह है, ये सभी घटनाओं का कारण क्या, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन का आंसर करना हो तो बताएंगे, सबसे पहले लिख देंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे कैसे। ठीक है, तो अब देखेंगे प्रिज्म के बारे में। अब जानते हैं प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, जगह उसको देखते हैं। तो सबसे पहले एक प्रिज्म की रचना करेंगे और इस प्रिज्म में प्रकाश, एक तिरछी प्रकाश की किरण को लेंगे, ऐसे आ गई तिरछी प्रकाश की किरण, और इस पर एक अभिलंब की रचना करना है, 90 का एंगल बनाना है, इस सतह पर 90 का एंगल बनाना है। तो ये रहा 90 का एंगल वाला बना दिए। ठीक इसी तरह से अब क्या करना है, तो ये तो प्रिज्म कहां से बना हुआ है, अब प्रिज्म में ये आपतित किरण है, ठीक है, और ये अभिलंब है। अच्छी तरह समझ ले यहां पर क्या हो रहा है, ये इधर हवा है, इधर कांच है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही प्रकाश किरण, तो क्या किधर मुड़ने की घटना होगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये मुड़ने की, इसका जाने का मार्ग ये है, इसका मार्ग ये बनता है। ठीक है, डॉट करके निकाल देते हैं इसको, ये मार्ग होना चाहिए, लेकिन ये माध्यम परिवर्तन के कारण इस तरह से मुड़ जाती है, मुड़ करके यहां पहुंच गई है। अब ये घटना क्या होती है, जाना था इस मार्ग से, माध्यम परिवर्तन के कारण हो गया उसमें विचलन, फिर प्रकाश किरण क्या है, कांच से फिर वापस इधर हवा में निकल गई इस सतह से, तो फिर यहां मुड़ने की घटना होगी। उसके लिए सबसे पहले अभिलंब की रचना कर डालते हैं, तो एक अभिलंब बना लेते हैं। एक अभिलंब की रचना कर लिए, और इसको फिर अब जानना यह है, यह है सघन माध्यम, यह है विरल माध्यम। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण किधर मुड़ती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है, तो अभिलंब से फिर दूर हट जाती है, ये हो गया अभिलंब से दूर हट जाने की घटना। तो ये हो गया प्रकाश का इस तरह से हो जाता है, ये भी अभिलंब है। तो इस प्रकार से प्रकाश का प्रिज्म में होता है अपवर्तन, पहले अभिलंब की ओर मुड़ने की घटना, फिर अभिलंब से दूर हटने की घटना होती है। तो यह है प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन, इस तरह से होता है। ठीक है, और प्रिज्म क्या है ये यदि जान लें, तो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को ही कहते हैं प्रिज्म। प्रिज्म क्या है उसको लिख देते हैं। प्रिज्म की परिभाषा यदि करने के लिए पूछा जाए तो इस प्रकार लिखेंगे, किसी कोण पर झुके
दोनों पारदर्शी पृष्ठ होता है, दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शी सतह को प्रिज्म कहते हैं, या माध्यम कह सकते हैं, को प्रिज्म कहते हैं। अब इसमें यदि आप किरण को नाम देते हैं, ए बी कहते हैं, आपकी किरण ए बी है, ये सी है, ये तो डी हो गया, और ये अभिलंब का नाम दे देते हैं, पी क्यू दे देते हैं इधर, और इधर एल एम कर सकते हैं, क्योंकि ये विभाजन बिंदु के रूप में आ गया। तो इस तरह से दर्शा सकते हैं इसके मानों को, ठीक है। तो यह है प्रिज्म, और प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन की घटना को जानते हैं। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे लेंस कैसे बनता है, और लेंस में दो प्रकार जो हैं और उनके अन्य प्रकारों के बारे में जानेंगे, और उसकी प्रकृति को जानेंगे, लेंस में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है इसको भी जानेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।